वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। श्री कृष्णा जीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू करते हैं और उसी क्रम में एंशिएंट हिस्ट्री हमने कवर कर लिया है। एंशिएंट हिस्ट्री पूरा हो चुका है। लगभग पेज नंबर 3 से हमने स्टार्ट किया था, पेज नंबर 12 पे हमने खत्म कर दिया जो है। आप सभी लोग उन सारे वीडियोस को देखिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए। कहीं अगर वॉइस क्लियर ना हो या कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है तो आप हमें जो कमेंट सेक्शन में उस चीज को आप लिख सकते हो। आप उसके लिए फ्री हो। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी बात हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए उस वीडियो के नीचे कि कहाँ किस जगह आपको समझ नहीं आ रहा है, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात ये कि अगर आप ये सोचते हैं कि सब हवाबाजी है और ऐसे ही करके आप चलते चले जाएंगे, कोई कहीं से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, तो जिसको जहाँ से पढ़ना है पढ़े, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपका कवर होना चाहिए, आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। इसलिए आप भी इस गलतफहमी में मत रहिए कि आपको बहुत कुछ आता है। अगर आपको बहुत कुछ आता है तो आप एक टेस्ट दीजिए, टेस्ट बुक पे जाकर के। ठीक है। वहां से अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप स्क्रीनशॉट शेयर करिए ताकि हम भी आपसे प्रेरणा लें। चलिए, मध्यकालीन इतिहास टॉपिक है, उसमें पहला है दिल्ली सल्तनत। तो मेरा बस इतना ही आप लोगों से कहना है कि बिना पीवाईक्यू के आप एग्जाम देने जाएंगे तो समझिए आप आधा अधूरा बिना तैयारी के एग्जाम देने गए हैं। पीवाईक्यू जरूर कवर करिए। पीवाईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से ही सब कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं। आप देख लीजिएगा जब आप आने वाला एग्जाम देंगे तो भी, और पहले जितने भी एग्जाम्स हुए वो भी घुमा फिरा करके पीवाईक्यू से ही क्वेश्चन रहते हैं। कम से कम 80%, 70 to 80% क्वेश्चन तो वहीं से रहते हैं। डायरेक्टली नहीं रहेंगे तो इनडायरेक्टली रहेंगे, लेकिन रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, मैं आपको बता दूं, ये गुलाम वंश का था। किस वंश का था? गुलाम वंश का। और दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। पहली बात तो दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश था वो कौन था? गुलाम वंश। और गुलाम वंश का भी पहला शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेकर के 1210 तक, इस टाइम तक था ये। इसकी राजधानी हुआ करती थी लाहौर। इसकी राजधानी हुआ करती थी लाहौर। और लाहौर आपको पता है ये रावी नदी के तट पर है। किस नदी तट पर है? रावी नदी के तट पर है। तो दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसको लाख बख्श कहा जाता था तो कुतुबुद्दीन ऐबक, क्योंकि ये बहुत बड़ा दानी था। इससे जो है कुरान बहुत जोर जोर से सुरीली आवाज में पढ़ता था, इसीलिए इसको कुरान ख्वां भी कहते थे, कुरान ख्वान। और उसके बाद पील बख्श, हाथियों को भी बहुत हाथी का दान करता था ये, इसलिए पील बख्श भी इसे कहा जाता था। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है। तो 1210 में क्या होता है? पहली बात तो 1206 से लेकर के 1210 तक ये क्या रहा? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर था। 1210 में चौगान नामक खेल खेलते हुए, चौगान पोलो की तरह खेल होता है, चौगान नामक खेल खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर कोई पूछे कि मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले इक्ता किसे दिया था या अकता किसे दिया था? अकता मतलब होता है एक प्रकार से जमींदारी टाइप में। जमींदारी किसको किसको दी थी? ये दी थी किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक। तो लाख बख्श, पील बख्श, कुरान खान, ये सब सारी चीजें जो है किसके लिए है? कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है दिल्ली की कुतुब मीनार का निर्माण करवाना शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने शुरू करवाया था किसकी याद में? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी जो थे उनकी सम्मान में इसको बनाना इन्होंने शुरू किया था, कुतुब मीनार को, जो कि दिल्ली में है। उसके अलावा 2.5 दिन का चोपड़ा जो कि अजमेर में है। 2.5 दिन का चोपड़ा, ठीक है ना, अजमेर में 2.5 दिन का चोपड़ा एक मस्जिद है वहां पर। ठीक। ये सारी चीजें इन्होंने बनवाई। आगे देख लेते हैं। और इन्होंने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी, सिर्फ मलिक सिपा सलार की उपाधि लेकर के गद्दे पर बैठे थे। सुल्तान की उपाधि इन्होंने ग्रहण नहीं की थी, मलिक सिपा सलार की उपाधि लेकर के इस गद्दे पर बैठे रहे 1206 से लेकर के 1210। अच्छा सर, कुछ और बता दिए दिल्ली के बारे में। दिल्ली देखिए, इसका नाम था क्या? दिल्ली का क्या नाम था? इसका मूल नाम था इसका दिल्ली का। इसकी स्थापना किसने की थी सर? इसकी स्थापना की थी अनंगपाल तोमर ने। अनंगपाल तोमर, ये कौन थे सर? ये नाना थे पृथ्वीराज चौहान के। ठीक है। अनंगपाल तोमर, ये तोमर वंश के थे ये, ठीक है ना। और अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का नामक नगर की स्थापना की थी। ठीक। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आर वाले एग्जाम में।
फिर दिल्ली की स्थापना किसने की थी? अनंगपाल तोमर इनका नाम है, ये चीज याद रखना है आपको। और अनंगताल झील भी एक है दिल्ली में इन्हीं के नाम पर। अनंगताल झील भी कहाँ पर है? लेक ये कहाँ पर आपका? दिल्ली में है, ठीक है ना। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक। आगे देख लेते हैं हम लोग अगला पॉइंट। गुलाम वंश का प्रथम शासक, अभी आपने पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से लेकर के 1210। राजधानी क्या थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। लिखा चुका हूँ, रावी नदी के तट पर है। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अख्ता किसे प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। मोहम्मद गौरी आपको पता होगा, दो युद्ध, 1191, 1192। एक युद्ध और याद रखिए, 1194। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन आपका हरियाणा के करनाल जिले में पड़ता है, ठीक है। तराइन वर्तमान में। इस युद्ध में, ये जो आपका तराइन का प्रथम युद्ध था, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। और 1192 में उल्टा होता है, इस यहाँ भी द्वितीय तराइन का युद्ध होता है, सेकेंड वॉर ऑफ तराइन। इस युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है, ठीक। इस तरीके से दिल्ली पर जो हिंदू वंश का शासक था वो क्या होता है? समाप्त करता है, और मुसलमानों के हाथ में आ जाती है दिल्ली की सत्ता। दिल्ली सल्तनत के लोगों के हाथ में आ जाती है हिंदुस्तान की सत्ता, ठीक। फिर 1194 में एक युद्ध और होता है, इसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, इस युद्ध में क्या होता है? मोहम्मद गोरी किसको हराता है? कन्नौज के गढ़वाल वंशीय शासक, ये कन्नौज का था, उसका क्या नाम है? उसका नाम था जयचंद। तो इसको भी याद आपको रखना है। 1191, 1192, 1194। ये 91 में तराइन का प्रथम युद्ध, 92 में तराइन का द्वितीय युद्ध, 1194 में चंदावर का युद्ध। सर, ये चंदावर कहाँ पर है? चंदावर जो आपको याद रखना है, कन्नौज के पास नामक स्थान, एक जिला है फिरोजाबाद। फिरोजाबाद आपको पता होगा, चूड़ी के लिए, बैंगल्स के लिए बहुत फेमस है। चूड़ी नगरी भी से कहते हैं, सुहाग नगरी भी से कहते हैं फिरोजाबाद को। तो फिरोजाबाद जो जिला है, उसी वहीं पर एक गांव है चंदावर। तो चंदावर का युद्ध जो है, इसमें मोहम्मद गोरी ने जयचंद को हरा दिया था। गढ़वाल वंशीय शासक था ये जयचंद, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट। दिल्ली सल्तनत के शासक जिसने कुतुब मीनार के पास हौज शमसी का निर्माण करवाया था, तो इल्तुतमिश ने। तो दिल्ली सल्तनत का शासक जिसने कुतुब मीनार के पास किसका निर्माण करवाया था? हौज शमसी का। कुतुब मीनार के पास हौज ए शमसी का निर्माण इल्तुतमिश। देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली का रियल फाउंडर यानी वास्तविक संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश। सर, इसका टाइम कब से कब तक था? 1210 से लेकर के 1236, ठीक है। इस टाइम तक ये क्या था? दिल्ली का सुल्तान था। और इसने अपनी राजधानी बनाई थी क्या? दिल्ली को अपनी राजधानी में बनाई थी। और सुल्तान बनने के पहले ये कहाँ का गवर्नर था? ये बदायूं का गवर्नर था। ये कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बदायूं जो जिला है वहां का गवर्नर था। कौन? इल्तुतमिश, सुल्तान बनने के पहले। 1210 से लेकर के 1236। और वास्तविक संस्थापक था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो है आराम शाह गद्दी पर बैठता है, पर उसको हरा करके इल्तुतमिश क्या होता है? गद्दी पर काबिज होता है, ठीक है ना। गद्दी पर काबिज होता है इल्तुतमिश। 1210 से लेकर के 1236 तक जो है ये शासन करता है। और इसी बीच कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाता है। हौज शमशी जो है, जो कि कुतुब मीनार के पास है, उसका निर्माण करवाता है। उसके अलावा सुल्तानगढ़ी जो मस्जिद है, इसका भी निर्माण करवाता है। कौन? इल्तुतमिश। सुल्तानगढ़ी का जैसे ही नाम आए आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या? इल्तुतमिश। इस चीज को भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रथम युद्ध देखा 1191, तराइन का द्वितीय युद्ध देखा 1192। लेकिन तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था 1216 में। इस युद्ध में क्या हुआ था? ताजुद्दीन यल्दौज जो है, जिसने विद्रोह कर दिया था इल्तुतमिश के खिलाफ, तो उसके उसके साथ किसका युद्ध होता है? इल्तुतमिश का इससे युद्ध होता है।
कहाँ पर? तराइन के मैदान में। ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश दोनों आमने सामने होते हैं तराइन के मैदान में 1216 में। इस युद्ध में इल्तुतमिश ताजुद्दीन यल्दौज को हरा देता है और इसे ही कहा जाता है तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध, इस चीज को भी आपको याद रखना है। ठीक। तो हौज शमसी का निर्माण इल्तुतमिश इक्तादारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। इक्तादारी जो व्यवस्था है दिल्ली सल्तनत पर किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। तुर्कान-ए-चहलगानी यानी जो चालीसा व्यवस्था थी, जो 40 दलों का जो ग्रुप था, जो है तुर्कान-ए-चहलगानी या चालीसा व्यवस्था जो थी, ठीक है, ये किसने शुरू की थी? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? दिल्ली। और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि इसने जो है मंगबरनी कौन था सर? मंगबरनी जो है ये ख्वारज़्म शाह वंश का अंतिम शासक था। और तो यह मतलब ख्वारिज्मी शाह का यह अंतिम शासक था जो है। और चंगेज खान इसका पीछा करते हुए सिंध नदी तक आया और मंगबरनी ने क्या किया? इल्तुतमिश से शरण मांगी थी। इल्तुतमिश से शरण मांगी थी 1221 के आसपास, क्योंकि चंगेज खान इसका पीछा करते हुए यहाँ पर आया था। लेकिन चंगेज खान के डर से मंगबरनी को शरण देने से किसने मना कर दिया? इल्तुतमिश ने। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ से क्या किया? भारत में चंगेज खान के आक्रमण को क्या कर दिया? रोक दिया, उसे बचा लिया। तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंध नदी तक पहुंचा था और सिंध नदी के पास पहुंचने पर मंगबरनी ने संदेश भिजवाया था इल्तुतमिश को कि उसे शरण दी जाए। शरण मांगी थी, रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे शरण नहीं दी। और इस वजह से हम मतलब कि भारत का जो क्षेत्र था, दिल्ली सल्तनत का जो क्षेत्र था, वह चंगेज खान के प्रकोप से बच गया था। कहने का मतलब कि अपनी सूझबूझ से चंगेज खान के आक्रमण से बचा लिया था इल्तुतमिश ने। इस चीज को भी आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं। इल्तुतमिश शासक था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को उसने अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की थी इल्तुतमिश ने 1210 से 1236। टाइमलाइन याद रखना। दिल्ली में पहला मदरसा स्थापित किया था किसने? इल्तुतमिश ने। पहला मदरसा स्थापित किया इल्तुतमिश ने। ठीक है। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो इल्तुतमिश था वो। इल्तुतमिश का ऐसा मुस्लिम शासक था जिसका जो साम्राज्य है वो दारुल इस्लाम का जो है एक हिस्सा माना जाता था। अब सर, ये दारुल इस्लाम क्या होता है? देखिए, दारुल इस्लाम जो होता है, दारुल इस्लाम का मतलब होता है, इस्लाम आप समझ रहे हो, मुसलमानों का जो वो है। दारुल इस्लाम का मतलब एक अरबी मुहावरा जिसका मतलब है इस्लाम का घर या शांति का घर। यह उस क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं और शासक इस्लाम का पालन करते हैं। तो दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था मुस्लिम ये आपका क्षेत्र को, दिल्ली सल्तनत वाले क्षेत्र को, किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में 1210 से 1236। बार बार टाइमलाइन रिपीट कर रहा हूं ताकि आपकी खोपड़ी में फिट हो जाए। कुतुब मीनार पूरा किया गया था किसने? इल्तुतमिश के द्वारा। शुरू किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ठीक है। और ऐबक ने शुरू किया था। ऐबक कब से कब तक थे? 1210 से लेकर के 1206 से लेकर के 1210 तक। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद है। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है, एक्चुअली में विग्रहराज चतुर्थ जो उन्होंने एक विद्यालय बनवाया था। ठीक है ना, विद्यालय बनवाया था और उसकी दीवार पर हरिकेली नाटक की कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। कई कई लोग बताते हैं वहां देवी जी का मंदिर था। तो उसके स्थान पर क्या बनाया गया? अढ़ाई दिन का झोपड़ा। कहाँ पर सर? अजमेर में। कहाँ पर? अजमेर में, वही अजमेर जो कि राजस्थान में। ठीक है। और शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है, नॉट सलीम चिश्ती का मकबरा तो फतेहपुर सीकरी में है। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा जो है, मोइनुद्दीन चिश्ती, ये भी वहीं पर है। कहाँ पर? अजमेर में। भी काफी उसको लेकर के विवाद हो गया था। तो विग्रहराज चतुर्थ द्वारा कुछ वहां पे विद्यालय निर्मित किया गया था। उसके दीवारों पर, और कुछ एक मंदिर भी था वहां देवी जी का, उसकी दीवारों पर हरिकेली नाटक कुछ लाइन लिखी हुई थी। ठीक है।
तो वहां पर मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। और उस मस्जिद का क्या नाम था? 2.5 दिन का झोपड़ा। इस चीज को भी आपको याद रखना है, इस चीज को भी आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात सच है कि बहुत सारे मंदिरों को तोड़ करके, बहुत सारे विद्यालयों को तोड़ करके मुस्लिम स्ट्रक्चर्स या मुस्लिम मस्जिद बनाए गए, लेकिन तब लोकतंत्र जैसी कोई चीज होती नहीं, आक्रांताओं के हिसाब से चल रहा था देश, पूरा क्षेत्र जो है। इस हिसाब से उन लोगों ने अपने दम पर, मतलब कि सामर्थ्य के बल पर जो है चीजें की गई। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो चीजें संभव नहीं है, क्योंकि अब लोकतंत्र है। ठीक है। तो हरकिली नाटक जो है इसको किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है ना, इन्होंने लिखा था। चौहान वंश के राजा थे ये। 1153 से 1163 तक उत्तर पश्चिमी भारत पर शासन किया था। और हरकेली नाटक आपका संस्कृत में लिखा गया। किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित विद्यालय के स्थान पर निर्मित मस्जिद क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है, बता चुका हूँ पहले। यहाँ पर एक विद्यालय था, एक मंदिर भी हुआ करता था, और उसकी दीवार पर विग्रहराज चतुर्थ द्वारा लिखित हरकेल नाटक के कुछ लेख वहां पर थे। उसके स्थान पर क्या निर्मित कराया किसने? इल्तुतमिश ने क्या करा दिया? सॉरी, इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या निर्माण करवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। कहाँ पर? अजमेर में। अजमेर से राजस्थान में। यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। ठीक। और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? वो कब्र कहाँ पर है? ये आपका फतेहपुर सीकरी में, आगरा में। सल्तनत काल के सिक्के, टंका, ससगनी और जीतल। देखिए, ससगनी जो है ये क्या था? ये चांदी का था। टंका भी क्या था? ये भी चांदी का था। और जीतल ये क्या था? तांबे का था। तांबे का जीतल ये किसने शुरू कराया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जीतल जो था ये तांबे का था, तांबा। शशगनी और टंका ये क्या थे? ये चांदी के थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। रजिया देखिए, इसका समय कब से कब तक था? 1236 से 1240। दिल्ली की पहली महिला शासिका। ठीक है, कौन थी? रजिया सुल्ताना। वो सफल क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि भाई वो उच्च वर्ग जो था उसको स्त्री शासन पसंद नहीं था। खासकर जो चालीसा दल था, इसका निर्माण किसने किया था? तरकान चहलगानी का। इसके पिता ने किया था। इल्तुतमिश ने उसको ये पसंद नहीं था कि भाई स्त्री क्या करे? शासन करे। ठीक है ना, स्त्री शासन करे। रजिया जो लाल कपड़ा पहनती थी, लाल कपड़ा जो है, लाल कपड़े, लाल कपड़ा जो एक प्रकार से न्याय की गुहार के लिए था। लाल कपड़ा पहनकर दरबार में आई एक बार, और इन्होंने लोगों से क्या किया, मतलब कि रिक्वेस्ट किया कि हमें भी न्याय दिया जाए। तो उस कंडीशन में से क्या बना दिया गया? शासिका बना दिया गया। रजिया सुल्तान को जनता ने इसको शासिका बनाया, रजिया सुल्तान। ठीक है। और रजिया सुल्तान की कब्र कहाँ पर है? तो आपको हरियाणा में एक जगह मिलेगा, कैथल। हरियाणा में एक जगह है कैथल। कैथल में इसकी क्या है? कब्र है, कैथल में। समाधि आप कह सकते हो, कब्र भी कह सकते हो। तो इनके हस्बैंड, यानी कि इसने शादी की थी भटिंडा के शासक अल्तुनिया से। अल्तुनिया और रजिया को जो है, दोनों को एक साथ मार दिया गया, इनकी हत्या कर दी गई। कहाँ? कैथल में। कहाँ कर दी गई? कैथल में। और कैथल में उनकी क्या है? कब्र भी है। ठीक, रजिया सुल्ताना की। तो 1236 से लेकर के 1240 तो इनका शासनकाल। दिल्ली की पहली महिला शासक। ठीक है ना, इल्तुतमिश की ये बेटी थी। तो बदायूं में इसका जन्म हुआ था, रजिया का। रजिया सुल्तान का जन्म कहाँ? तो बदायूं जिले में हुआ था। कैथल में जो है इसकी हत्या कर दी गई थी, इसके हस्बैंड अल्तुनिया के साथ। ठीक है, इसकी हत्या कर दी गई थी। अच्छा, क्या जैसे इल्तुतमिश जैसे ही डेथ होती है इल्तुतमिश की 1236 में, ठीक उसके बाद रजिया रजिया शासक बन जाती है? नहीं, रजिया शासक बनती है। बीच में इसका भाई जो होता है रुकनुद्दीन फिरोज, कुछ दिन तक ये गद्दी पर बैठता है, कुछ दिन तक ये गद्दी पर बैठता है। उसके बाद फिर जो है रजिया तब गद्दी पर बैठती है, क्योंकि जो रुकनुद्दीन फिरोज था वो योग्य शासक नहीं था। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है, और फिर अप्रैल से लेकर सितंबर तक जो है 1236 में सितंबर तक कौन था? रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर था। उसके बाद तब रजिया सुल्ताना, और रजिया के बाद फिर आता है बहराम शाह। इस चीज को भी, ये सब क्रम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि परीक्षा में पूछा गया है। बहराम शाह, मैं एक बार क्रम बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश में। उसके बाद कौन है? इल्तुतमिश। उसके बाद कौन है? आराम शाह। फिर कौन है? इल्तुतमिश। फिर कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज। फिर कौन है? रुकनुद्दीन फिरोज के बाद कौन है? रजिया सुल्तान।
और उसके बाद फिर कौन है, बहराम शाह। अब आगे इसके बाद बताते रहेंगे, आपको एक्सप्लेन करते रहेंगे। आगे देख लेते हैं। अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को नियुक्त किया किसने, रजिया सुल्तान ने क्या बना दिया उसको, अमीर शिकार की पदवी पर नियुक्त कर दिया था। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, इल्तुतमिश की बता चुका हूँ। वह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं की ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। तो बलबन, बलबन जो है इसने क्या किया था, आपको पता होगा, सिजदा पैबोस की व्यवस्था भी इसने शुरू की थी। सिजदा मतलब सरकार के सामने क्या करना, सॉरी सुल्तान के सामने क्या करना है, सर झुकाना है। और पैबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैरों को चूमना पड़ेगा, चूमना। ये चूमने वाली व्यवस्था थी, पैरों को चूमने वाली, ये पैबोस व्यवस्था थी, सिजदा और पैबोस। बाद में जहांगीर ने दोनों प्रथाओं को खत्म किया था, आपको बता दूं जहांगीर ने इन दोनों प्रथाओं को खत्म किया था, सिजदा और पैबोस को। तो बलबन ने एक त्योहार जो है पारसी धर्म का त्योहार, फारसी का नवरोज, इसकी भी स्थापना की थी, ये भी मनाने लगे थे। और इसने जो तुर्कानी जो चहलगानी का चालीसा इसको खत्म भी कर दिया था, चालीसा को खत्म कर दिया था किसने, बलबन ने। और रक्त एवं लौह की नीति इसने अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति इसने अपनाई थी, लौह की नीति इसने अपनाई थी। तो इसको जो है अमीर शिकार की पदवी पर नियुक्त किया था रजिया सुल्तान ने ही, ठीक। बलबन, बलबन 1266 से लेकर के 1287 तक ये सुल्तान था, ठीक है। 1266 से लेकर के 1287, इसकी मृत्यु के बाद कैकुबाड़, कैकुबाड़ जो है ये क्या बनता है, ये शासक बनता है। और कैकुबाड़ के बाद फिर कौन बनता है अंतिम, क्यूमर्स या कैमुर्स, कहीं कहीं क्यूमर्स या कैमुर्स भी लिखा हुआ है। तो क्यूमर्स अंतिम शासक बनता है, इस चीज को ध्यान देना है। एक बार मैं दिल्ली जो ये गुलाम वंश है इसके सारे शासक के नामों को लिख के दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद क्या है, आराम शाह, 2-4 महीने के लिए, ठीक है। फिर कौन है, इल्तुतमिश 1210 से 1236। इल्तुतमिश के बाद कौन है सर, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज। फिर उसके बाद कौन है, रजिया सुल्ताना, रजिया सुल्ताना। उसके बाद कौन है सर, बहराम शाह, बहराम शाह जो उसके बाद शासक बनता है। इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद, ठीक, मुइजुद्दीन बहराम शाह भी बोलते हैं इसको, मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से लेकर के 1242 तक ये क्या रहता है, शासक रहता है इसको, ठीक है ना, 1240 से 42 तक, ठीक। उसके बाद फिर अलाउद्दीन मसूद, अलाउद्दीन मसूद जो है ये गद्दी पर बैठता है, वो क्रम याद रखना है, अलाउद्दीन मसूद का गद्दी पर बैठता है, अलाउद्दीन मसूद, ठीक है। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ क्लियरली, बस आप उसको ध्यान रखें, नोट कर लीजिएगा। अलाउद्दीन मसूद जो आपका होता है ये 1242 से लेकर के 1246 तक, 46 तक रहता है। और फिर अलाउद्दीन मसूद के बाद फिर कौन आता है, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद, नसरुद्दीन महमूद आता है, ये गद्दी पर बैठता है, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद। तबाकती नासिरी या तबकाती नासिरी जो पुस्तक है मिनहाज सिराज ने लिखा, इन्हीं के ऊपर लिखा है, नसरुद्दीन महमूद के ऊपर, ठीक है ना। नसरुद्दीन महमूद जो है 1246 से लेकर के 1266 तक रहता है। फिर 1266 से लेकर के 1287 आपके ये कौन, बलबन, बलबन के बाद फिर 1287 के बाद फिर कौन है, कैकुबाड़ है, कैकुबाड़ के बाद फिर कौन, अंतिम वंश, अंतिम आपका जो है क्यूमर्स है, क्या है, क्यूमर्स है। कैकुबाड़ आपका पता ही होगा, ज्यादा समय तक शासन कर नहीं पाता है, सिर्फ 1287 से लेकर के 1290 तक ही रहता है, 87 से 90 तक। और उसके बाद फिर शमसुद्दीन क्यूमर्स या कैमुर्स, ये आपका जो है बस फरवरी 1290 से लेकर के जून 1290 तक रहता है। उसके बाद फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसकी हत्या कर देता है और खिलजी वंश की स्थापना कर देता है, खिलजी वंश की स्थापना कर देता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना। मैं भी फिर बार बार कई बार इसी से रिपीट करूंगा, जो क्रम है दोबारा बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है ना। ये गुलाम वंश के सारे थे। तो रजिया सुल्तान पुत्री सी इल्तुतमिश की ये सब बता चुका हूँ। वह दिल्ली सुल्तान जिसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी, तो बलबन 1266 से लेकर के 1287, ठीक है। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। तो राजत्व की उसके प्रतिष्ठा सिद्धांत जो थे किसके ऊपर आधारित थे, प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय इस पर आधारित थे। बलबन के बारे में शब्द कहे थे किसने, जियाउद्दीन बर्नी ने, जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था कि राजत्व का जो उसका सिद्धांत उसमें क्या क्या है, प्रतिष्ठा है, शक्ति है और न्याय। बलबन आपको पता ही है,
1266 से लेकर के 1287, 1266 से लेकर के 1287। दिल्ली के बलबन सुल्तान ने सिजदा और पैबोस किस परंपरा शुरू की थी? बता चुका हूँ। सिजदा पैबोस, सिजदा मतलब होता है सुल्तान के सामने क्या करना पड़ेगा, सर झुकाना होगा। पैबोस का मतलब होता है कि सुल्तान के पैरों को चूमकर उन्हें सम्मान देना होगा। चालीसा ग्रुप या तरकाने चहलगानी किसने तोड़ा इसकी शक्ति को? बलबन ने। किसने बनाया था चालीसा समूह? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश, सर इल्तुतमिश कब से कब तक? 1210 से लेकर के 1236। सर बलबन कब से कब तक? 1266 से लेकर के 1287। ठीक है। इल्तुतमिश की राजधानी क्या थी? दिल्ली। ये भी दिल्ली में ही थे। तुगरिल खान ने बलबन के शासनकाल के दौरान क्या किया था? विद्रोह किया था। तुगरिल खान ने, ठीक है ना, बलबन के शासनकाल के समय क्या किया था? विद्रोह किया था। इस चीज को भी आपको याद रखना है। तो तुगरिल खान का जो विद्रोह हुआ था ये किसके समय हुआ था? बलबन। बलबन सर कब से कब तक? 1266 से लेकर के 1287। ठीक है। 1279 में जो है 1279 में तुगरिल खान ने विद्रोह किया था, ठीक है, जो कि बंगाल का गवर्नर था। ठीक है। एक्चुअली में बंगाल का ये बलबन का गुलाम था, पहले हुआ करता था। ठीक है। उसका वफादार भी था, लेकिन बाद में उसने विद्रोह कर दिया और सुल्तान की उपाधि खुद लेते हुए बंगाल की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। किसने? तुगरिल खान ने। तुगरिल खान एक्चुअली में ये साहसी और महत्वाकांक्षी था। और बलबन जो कि बूढ़ा होता चला जा रहा था लगातार मंगोल आक्रमण से, वो थोड़ा सा मतलब कमजोर भी हो गए थे बलबन। तो बलबन ने विद्रोह को दबाने के लिए बंगाल में कई अभियान भेजे। तुगरिल खान ने अमीन खान के नेतृत्व में बलबन के पहले अभियान को पराजित किया। इसके बाद बलबन ने बहादुर के नेतृत्व में दूसरा अभियान भेजा, लेकिन तुगरिल खान ने उसे भी पराजित कर दिया। उसके बाद बलबन जो स्वयं बंगाल चला गया, लेकिन तुगरिल खान पूर्व की ओर भाग गया। तुगरिल खान को पकड़ लिया गया और उसे फांसी दे दी गई और अनुयायियों को भी मार दिया गया। कहने का मतलब ये कि बलबन ने उस विद्रोह को दबा दिया। बलबन ने अपने बुगरा खान को बंगाल का नया गवर्नर नियुक्त किया। बलबन ने अपने बेटे बुगरा खान को क्या बनाया था? बंगाल का नया जो है गवर्नर नियुक्त किया था। तो ये पूरी कहानी थी तुगरिल खान वाली, कब विद्रोह किया था। क्योंकि ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में है, तो इससे जुड़े जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तुगरिल खान वाली पूरी बात बता दी आपको मैंने। तुगरिल खान है, तुगारिल खान भी कहीं लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार से पेज नंबर 13 पूरा होता है। प्लीज आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, चीजें याद हो जाएंगी। वीडियो लंबी हो गई इसलिए, क्योंकि मैंने बार बार रिवाइज कराया, रिपीट किया है। ठीक, थोड़ा आप तेज करके देखेंगे तो जल्दी पूरा हो जाएगा। थैंक यू।